हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेल्स। चलिए, आपके मैंने जीके में 2 चैप्टर्स करा दिए थे फॉर यूपीबीटीसी सेकंड सेमेस्टर 2019 बैच। पहले में हमने मौर्य काल पढ़ा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा था गुप्त काल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि श्री गुप्त ने गुप्त काल की स्थापना की थी या गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद हमने स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता था, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया है उस वीडियो पे। काफ़ी बच्चों ने मैसेज करके बताया है मुझे कि क्लास उनको समझ आई है, हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलिए फिर, और भी प्रॉब्लम ना हो आगे भी, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपने सेशन को आपका अगले चैप्टर के साथ, वर्धन वंश। चलिए अब वर्धन वंश के बारे में जान लेते हैं क्या है। सबने सुना होगा राजा हर्षवर्धन का नाम, तो ये वही राजा हर्षवर्धन है, समझते हैं। चलिए, वर्धन वंश का सबसे महान सम्राट हर्षवर्धन था। राजा हर्षवर्धन जो थे वो वर्धन वंश के सबसे महान सम्राट थे। ठीक है। हर्षवर्धन का काल धर्म और साहित्य का स्वर्ण युग था। इसे भी स्वर्ण युग बोला जाता था, धर्म और साहित्य का। गुप्त काल में सारी चीज़ें अच्छी हुई थी, यहाँ पे धर्म और साहित्य पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। धर्म यानी कभी किसी का बुरा नहीं करना है, जनता के साथ अच्छे रहना है, प्रजा के साथ अच्छे से रहना है। ठीक है। और साहित्य में आपको बता ही चुका हूँ, पोइट्री होना है ना, कहानियाँ बनाना, ये सब कुछ। तो इनका स्वर्ण युग था हर्षवर्धन का काल। ठीक है, हर्षवर्धन काल। ठीक है, जिस समय में हर्षवर्धन थे राजा। क्योंकि हर्षवर्धन एक न्यायशील राजा था, वह कभी किसी भी धर्म में जात पात नहीं करता था, हर धर्म को एक समान मानता था। ठीक, बता चुका हूं, कभी कोई जात पात नहीं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, हमेशा सबको बराबर माना राजा हर्षवर्धन ने। ठीक है, सभी धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, और उस समय में जितने भी थे सब उनके लिए बराबर थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्ष एक महान विद्या प्रेमी और विद्वान था। जो राजा हर्ष थे उन्हें विद्या का यानी पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। ठीक है, और बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाण भट्ट और मयूर जैसे महान विद्वान उनकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजा हर्षवर्धन के राज्यसभा में कौन 2 महान विद्वान थे, तो आपको आंसर देना है बाण भट्ट और मयूर। ठीक है, ये 2 महान विद्वान उनकी राज्यसभा में रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। हिनसांग कौन था, वह भारत क्यों आया था? अब तक मैंने आपको फाहियान के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो अब हिनसांग के बारे में पढ़ लेते हैं। हिनसांग कौन था? हिनसांग एक चीनी यात्री था, ये भी एक चीन से ही आया हुआ यात्री था। वह बौद्ध धर्म स्थल के दर्शन के लिए भारत आया था तथा वहां आकर उसने बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया। देखिए, चाहे फाहियान हो जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और चाहे हिनसांग हो, दोनों ही चीनी यात्री थे, दोनों ही चीन से आए थे, और दोनों ही बौद्ध स्थल, जहाँ पे भारत में जो बौद्ध के स्थल थे, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी जगह थे, सबको घूमने आया था। और बौद्ध धर्म का अध्ययन मतलब बौद्ध धर्म के बारे में और जानना या उसकी पढ़ाई करने के लिए भारत, ये दोनों ही आए थे। ठीक है, इंसान या यहाँ पे हिनसांग के बारे में बात की गई है। हिनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिनसांग किसके काल में या किस राजा के समय में भारत आया था, तो आपको बोल देना है हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। वह संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी नामक 2 अमर कृतियां लिखी। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए बाण भट्ट कौन थे, तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज दरबार कवि थे। ठीक है, वहां पर मतलब उनका जो दरबार था राजा हर्षवर्धन का, उसमें वो कवि थे। ठीक है, पोइट जिसे बोलते हैं। और साथ में वो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे, है ना। संस्कृत मतलब संस्कृत जो हमारी भाषा है, उसके बहुत ज़्यादा उन्हें ज्ञान था उस भाषा का। ठीक है,
अब इन्होंने 2 किताबें भी लिखी। पूछ लेता है कि बाणभट्ट ने, जैसे मैंने अभी बताया था ना कबीरदास जी ने कौन कौन सी लिखी थी, ऐसे ही इसमें है कि बाणभट्ट ने कौन कौन से आप ये लिखे, ग्रंथ लिखे या कौन सी अमर कृतियाँ लिखी। तो आपको लिख देना है हर्षचरित। इससे आपको याद रहेगा कि हर्षवर्धन के राज दरबार में थे वो, तो एक तो उन्होंने हर्षचरित लिखा है और दूसरा लिखा है कादम्बरी। इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है, नॉट अ बिग इशू। चलिए आगे देखते हैं। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास भी है। लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए इसी से। पहला है कि कादम्बरी लिखा किसने था, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है। तो कादम्बरी है क्या, पूछ लिया जाए कि कादम्बरी के बारे में बताइए, तो कादम्बरी एक तो संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास भी है, ठीक, या बाणभट्ट द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है, या ये पूछ लिया जाए कि संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ठीक है। इन सबसे हटके ये पूछ लिया जाए कि संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आपको लिख देना है कि कादम्बरी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। जब हेनसांग भारत आया था तब सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में भव्य धार्मिक महोत्सव आयोजन किया था, ठीक है। अब इससे 2 चीजें क्लियर होती हैं। पहला, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में, ठीक, याद कर लीजिए, कन्नौज में राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी और वहां पर उन्होंने एक भव्य यानी बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा, ग्रेंजर जिसे कहते हैं, ठीक है, एक धार्मिक महोत्सव आयोजन किया था। किसके लिए किया था, हेनसांग के लिए, जो यहाँ पर आया था, है ना, हर्षवर्धन के काल में जो चीनी यात्री हेनसांग आया था, उसके स्वागत में उन्होंने एक भव्य महोत्सव, धार्मिक महोत्सव आयोजन किया। अब धार्मिक महोत्सव से मतलब क्या है, बौद्ध धर्म का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य संप्रदाय का विकास और प्रचार करना था, जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, ये महोत्सव आयोजित किया था। इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य एक तो था संप्रदाय का विकास और दूसरा था प्रचार करना, ठीक है। जब कोई बड़ी चीज होती है, जैसे हमारे यहाँ कहीं भी एक बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम होने जा रहा है, सपोज कि पीएम मोदी आने वाले हैं, है ना, पीएम मोदी आने वाले हैं या और भी कोई मिनिस्टर आने वाले हैं, तो आजकल ये चल रहा है ना सब कुछ कि बहुत सारी भीड़ लग जाती है। तो लोग पूछते हैं कि यार हो क्या रहा है यहाँ पर, इतनी भीड़ भाड़ क्यों है, इतना सब कुछ, ये टेंट वेंट क्यों लग रहा है। तो लोग बताते हैं ना कि वो आने वाले हैं यहाँ पर, ये मिनिस्टर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, या कोई फिल्म स्टार आ रहा हो, ठीक। तो ऐसे ही इससे कि उनका प्रचार हो और संप्रदाय का विकास हो। अब सीधी सी बात है, किसी का प्रचार होगा तो उसका विकास भी होगा, ठीक है। यह महोत्सव 18 दिन तक चला। ये जो महोत्सव हुआ था ये 18 दिन तक चला था, ठीक। आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर इंसान लिखा हुआ है, इंसान मैंने हेनसांग के लिए ही लिखा है, ठीक है। तब हेनसांग से समझिए, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था, तो ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हर्ष को तो नहीं बोलते थे, कि मौर्य को तो नहीं बोलते थे, भाई ये तो भारत के ही थे। यात्री कौन था, बाहर से कौन आया था, एक तो फाहियान आया था, ठीक है, और एक हेनसांग आया था। तो आपको क्या याद रखना है, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित भी बोला जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के काल में नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से लेके और आपके सुपर टेट तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के काल में कौन से 2 शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, तो आपको लिखना है, एमसीक्यू हो तो टिक करना है और थियोरेटिकल हो तो लिखना है कि नालंदा और तक्षशिला विद्यालय, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हेनसांग ने सीयू की नामक पुस्तक लिखी। अब पूछ लिया जाए कि हेनसांग ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम बताइए, तो आपको लिख देना है CU और की, ठीक है, हिंदी में लिखिएगा। और ये पूछ लिया जाए कि CU की नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भी आप बता देंगे कि हेनसांग ने लिखी थी। और हेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित। आ गया होगा समझ में, सब चीजों को रिलेट करके चलिए, बहुत मजा आएगा। एक ही नाम से आपको कई क्वेश्चन याद आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत भारतवर्ष की राजनीति एकता छिन्न भिन्न हो गई, और जब राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई
तो भारत की जो राजनीति वो छिन्न भिन्न हो गई, राजनीति, ठीक है, जो पॉलिटिक्स थी वो छिन्न भिन्न तितर बितर होके रह गई। ठीक, इस युग में नए राजवंशों की स्थापना हुई जो सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। राजा हर्षवर्धन के बाद अब नए राजा भी बनेंगे, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, कई राजा आए और कई राजा चले गए। तो ऐसे ही ये है कि नए युग में राजवंशों की स्थापना हुई जो सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। उसके बाद राजपूतों ने शासन किया। राजपूत काल में कला की विशेष प्रगति हुई। इस युग में मंदिर, क्लेवर, राजप्रसाद भी बनाए गए। ठीक है, राजपूत काल में कला की तो बहुत प्रगति हुई थी, साथ में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है ना भारत में, जितने भी आप मंदिर देखते हैं ज्यादातर वो राजपूत काल के हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो आप लिख सकते हैं राजपूत काल में। ठीक है, भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर, खजुराहो में मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर एवं आबू का किन्नौर के जैन मंदिरों को शिखर से विभूषित करना एवं उनकी दीवारों पर मूर्तियां खोदना इस काल की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, लिंगराज मंदिर हो गया जो भुवनेश्वर में है। पूछ लिया जाए कि लिंगराज मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे भुवनेश्वर में है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, ठीक है, तो ये भी आप बताएंगे उड़ीसा में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भी है। और आबू, माउंट आबू आपने सुना ही होगा, ये राजस्थान में जो है। ठीक है, इन सबको, इनकी दीवारों पर मूर्तियां बनाना इसकी मेन जो थी पहचान थी इस राजपूत काल की। ठीक है, और इन मंदिरों का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एलोरा का कैलाश मंदिर व मामल्लपुरम में रथ मंदिर, कांची के पल्लव मंदिर दक्षिण भारत के राजपूत काल की निशानी हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, या रथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। रथ मंदिर सबसे ज्यादा फेमस है इनके काल में। ठीक है, और कांची के पल्लव मंदिर। अच्छा, एक चीज याद कर लीजिए, पल्लव मंदिरों को पल्लवों ने ही बनवाया था। ये राजपूत ही थे, लेकिन अलग से अगर राजपूत की जगह पल्लव कभी आ जाए तो पल्लवों ने बनवाया था। ठीक है, तो ये सारे मंदिर राजपूतों ने बनवाए थे। चलिए आगे देखते हैं। चौहान वंश के, अब इसके बाद चौहान वंश की बात आ जाती है। चौहान वंश आया था, ठीक है, तो चौहान वंश की बात कर लेते हैं। चौहान वंश के सबसे प्रमुख व प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान हुए। भाई पृथ्वीराज चौहान किसने नहीं देखा, टीवी पे भी सब देखते हैं, है ना। तो जो राजा पृथ्वीराज चौहान थे उनके बारे में ये बात हो रही है। सबने सुना होगा मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, लड़ाई हुई थी, वही है ये। तो पृथ्वीराज चौहान हुए, उन्होंने कई युद्ध लड़े, उनमें से प्रमुख तरायन का प्रथम युद्ध था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसे तरायन का युद्ध बोला जाता था, जो कि तरायन नाम से एक जगह थी, वहां पे हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तरायन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तरायन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, तरायन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की सहायता से पराजित किया था। चलिए एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। हुआ ये था कि सबसे पहले तो ये कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। ठीक है, और खानदानी होने की वजह से दिल्ली का शासन जो था वो दो लोगों पे जाना था, दो में से किसी पे भी जा सकता, दो लोग उसके उम्मीदवार थे, एक पृथ्वीराज चौहान और एक राजा जयचंद। ठीक है, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। ठीक है, अब हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान काबिल ज़्यादा थे। ठीक, अब पृथ्वीराज चौहान काबिल थे तो इसलिए उन्हें राज भी दिल्ली का दिया जाना था, तो दिल्ली का राज पृथ्वीराज चौहान को दे दिया गया। अब इसी की सनक में या इसी की गुस्सा में, ठीक है, बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी से अपना हाथ मिला लिया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ वो युद्ध में आ गए। इसके साथ साथ और वजह भी थी जिसका मैं आगे बताने वाला हूं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और मोहम्मद गौरी का साथ दिया था राजा जयचंद ने। ठीक है, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, इसमें यहाँ पर की थी आएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने, इस पीपीटी में ये मिस्टेक है, पृथ्वीराज चौहान ने साथ साथ में
राजा जो जयचंद थे उनकी पुत्री का अपहरण भी किया था। ठीक है, ये स्टोरी मूवीज में या सीरियल में कहीं अलग दिखाई जाती है, रियल में कुछ और है, इसका कोई पर्टिकुलर फैक्ट नहीं है। मैं आपको किताबी बात बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप किताब से सुनिए इस चीज को कि एक तो दिल्ली का शासन और राजा जयचंद्र की पुत्री का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था, इसलिए जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी उनके मित्र चंद्रवरदाई ने लिखी, जिनका नाम पृथ्वीराज रासो था। अब पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी के ऊपर उनकी जीवन कथा उनके मित्र ने लिखी थी, जिनका नाम था चंद्रवरदाई। ठीक है, और वो जो लिखी गई थी किताब उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 यानी 1191 में हुआ और दूसरा हुआ था 1192। तो तराइन का पहला युद्ध कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। किसे हराकर? मोहम्मद गौरी को। और दूसरा हुआ था जिसे मोहम्मद गौरी जीते थे, जिसमें पराजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और नोट्स हैं, इन्हें भी आप देख लीजिए एक बार, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा ने कराया? इसे एक बार देख लीजिए। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे उसमें पल्लव थे, सब राजपूत ही थे, लेकिन इसमें जब बात आ जाती है तो पर्टिकुलर नाम से अगर पूछा जाए तो आप याद कर लीजिए, खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। एक इस पॉइंट को याद रखिए। मंदिर में स्थापित मूर्तियां खजुराहो के प्रमुख विशेषता थी। जो मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित की गई थी, जो मूर्तियां रखी गई थी, ठीक है, वो वहाँ की विशेषता थी। कुछ मूर्तियों में उनमें अलग था, जो कि सिर्फ और सिर्फ खजुराहो को ही दर्शाती थी कि हाँ ये मूर्तियाँ यहाँ की हैं, यहाँ के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है, इसका जो निर्माण था राजा नरसिंह देव ने कराया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने पॉइंट वाइज कराए हैं अब से लेके आपके सुपर टेट तक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। एक बार याद करेंगे जैसे मैंने समझाया है, एक बार समझ जाइए, आगे तक आपको ये काम देने वाले हैं। ठीक है, और एक छोटा पॉइंट और है, आप ही के इस सिलेबस में है, बुक में है, इसे याद कर लीजिए। गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। आपसे पूछ लिया जाए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है या किसने लिखा है, तो आपको बोल देना है जयदेव। या आपसे पूछ लिया जाए कि जयदेव की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आप बोलेंगे जयदेव की प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद है। ठीक है, तो चलिए आपके यार हर्ष काल में, हर्षवर्धन काल में यहीं तक था। आगे हम शुरू करेंगे जो मुसलमानों का आगमन हुआ था भारत में। ठीक है, अरब के जो लोग थे उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो लोग यहाँ आए थे, कैसे मुस्लिम शासन हुआ यहाँ पर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत आराम से, बहुत आसानी से। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कीजिए मुझे, कमेंट में छोड़िए क्या प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो बताइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस, सारी क्लासेस आपको मिल सकें बहुत आसानी से। ठीक है, आपके कोई भी फ्रेंड्स या भाई जो भी बीटीसी या डीएलएड कर रहे हों किसी अदर कॉलेज से भी, तो आप इस सेशन को, इस वीडियोस को, इस लिंक को उन्हें शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और मुझे बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you. If this session was helpful to you, like, comment, share and subscribe. Press the bell icon and you can follow me on the links given below.